एनसीईआरटी में है और 12 के भी 15 चैप्टर है। लेकिन आप जहाँ भी पढ़ने जाएंगे वहाँ आपको चैप्टर नंबर 2 से पढ़ाया जाता है, जो कि यूनिट एंड डायमेंशंस है। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन ये चैप्टर 1 कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाता है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ये खुद से ही पढ़ना होता है। जब खुद हम लोग भी 11th क्लास में थे तो ये चैप्टर हमारे टीचर बोल दिए थे खुद से पढ़ लेने के लिए, और वो डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेकेंड चैप्टर थोड़ा आसान रहता है बच्चों को समझने में, इसलिए वो सेकेंड से स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट इसे चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस लेक्चर सीरीज को। आप 11th क्लास के सारे चैप्टर्स का लेक्चर आपको मिल जाए, इसके लिए इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी बना हुआ है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका अगर किसी को नोट्स चाहिए या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे, तो उसका नोट्स या एनसीईआरटी का, तो जिसको भी क्लास का नोट्स चाहिए वो कमेंट में अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं उन्हें व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा नोट्स। तो इस चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड ही क्यों है? फिजिकल का मतलब है भौतिक, जो या जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में महसूस करते हैं हम पूरे यूनिवर्स में, उन्हें फिजिकल बोला जाता है। फिजिकल का अपोजिट क्या होता है? फिजिकल मतलब भौतिक, और उसका अपोजिट है आध्यात्मिक। तो एक आध्यात्मिक दुनिया भी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है, योगी होते हैं। वो आध्यात्मिक एक अलग दुनिया होता है, उस दुनिया को जीते हैं, जिसका उसका तो साइंटिफिक टर्म में बात करें तो साइंटिफिक सिर्फ भौतिक चीजों को मानता है, और आध्यात्मिक चीजों का कोई उसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ भौतिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानना है तो आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा आध्यात्मिक दुनिया के लिए। तो हम इस चैप्टर में भौतिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, जिन चीजों से हम मिलते हैं, जिन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं हर दिन, जैसे लाइट। तो हम इस भौतिक दुनिया में जिन चीजों को महसूस करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सब टॉपिक क्या क्या है? तो व्हाट इज फिजिक्स, पहले डेफिनेशन जानेंगे हम लोग फिजिक्स का क्या है। फिजिक्स के साथ ही साथ हम लोग साइंस का भी डेफिनेशन जानेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक लेवल से लेकर, और लार्ज प्लानेटरी मोशन और स्टार्स के बारे में, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में। समझ में आया? स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक, मतलब छोटे पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। या यूं कहें कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में आप डिफरेंट ब्रांच भी ले सकते हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स हो गया, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स हो गया। रिलेटिविस्टिक में आप सुने होंगे टाइम ट्रेवल ऐसे होता है कि हम पास्ट में जा सकते हैं कि नहीं, अपने पास्ट में जा सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर में भी हम आगे जा सकते हैं। ये सब आपने हॉलीवुड के मूवीज में आपने देखा होगा, ये सब इन सारे टॉपिक पे मूवी बनते हैं। तो फिजिक्स का स्कोप मतलब डिफरेंट ब्रांचेज आप समझ लीजिए। या इसी में ये भी हम पढ़ेंगे कि छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े ऑब्जेक्ट तक हम लोग फिजिक्स में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट में जो चेंजेज आते हैं उन्हें भी हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर थर्ड इसमें टॉपिक आएगा फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल फोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि नेचर में बहुत सारे फोर्स आप सुने होंगे, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं। लेकिन वो सारे फोर्सेज स्टूडेंट्स कुछ 4 कैटेगरी में ही डिवाइड किए गए हैं। 4 टाइप ही फोर्सेज के होते हैं, इन्हीं 4 टाइप के सब टाइप्स हैं बाकी के फोर्सेज। तो टोटल इस यूनिवर्स में जितने भी फेनोमेना है फोर्स से रिलेटेड, उनको 4 फोर्सेज से ही एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में क्या हम लोग देखेंगे? नेचर में जो भी फेनोमेना होता है उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, और उसके बाद वो अपने सारे ऑब्जर्वेशन को कुछ बेसिक रूल्स बना देते हैं उसमें कि ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा और लैब में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया,
ये कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को लॉ बोला जाता है। तो कम से कम रूल्स में नेचर के ज्यादा से ज्यादा होने वाले फेनोमेना को एक्सप्लेन करना रहता है। तो ये फिजिकल लॉ का क्या नेचर होता है? फिजिकल लॉ जो है, हमारी भौतिक दुनिया के जो नियम है वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। हम और आप समय के साथ बदल जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। लेकिन जो नेचर के लॉ है वो लेकिन जो भौतिक दुनिया के लॉ है वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। जैसे ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। अब ये आज भी ऐसा हो रहा है और 10 ईयर के बाद भी ऐसा होगा। जब जब आप छोटे बच्चे थे तो भी था, आज भी वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ और सन के बीच। तो ये नेचर के जो लॉ है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब जो भी नियम है नेचर के, या दो चार्ज, एक मैग्नेट, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है, नॉर्थ साउथ पोल में मैग्नेट का अट्रैक्शन होता है। तो ये 100 ईयर के बाद चेंज नहीं होने वाला है, 100 ईयर के बाद भी यही रहेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया के जो नियम है ना, उनका नेचर क्या है कि वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो हमेशा उसी रूल को फॉलो करते हैं। ये नेचर है। दुनिया में जो नियम है वो नियम समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो अब आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स से। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस का ही एक ब्रांच है। तो साइंस का डेफिनेशन याद है क्या आपको? आप बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं। क्या पता है आपको साइंस का डेफिनेशन क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे हम साइंस को? साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट नेचर और नेचुरल फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है? जो हमारे नेचर में फेनोमेना हो रहा है, हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो कि एक्सपेरिमेंटेड है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में जो साइंस है वो कौन सा साइंस है? तो नेचर में हो रही घटनाओं का सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ही क्या है? साइंस है। जैसे कि हमें एलिमेंट्स के बारे में केमिस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड है। प्लानिटरी मोशन कैसे होते हैं, फोर्स क्या होता है, ये सारे चीज का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे, स्काई ब्लू क्यों है, और सनसेट के टाइम में रेडिश कलर क्यों होता है सन का, ये सब चीजों का हमारे पास सिस्टमैटिक एंड प्रूव्ड नॉलेज है। तो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। और यहाँ एनीथिंग मतलब हमारे कोर्स ऑफ स्टडी के लिए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना होगा, राइट? साइंस इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। Biological science is that branch of science in which we study about living things. Biological science में क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाएगा। अब बायोलॉजिकल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में। प्लांट और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो प्लांट के स्टडी को बोटनी में पढ़ा जाता है और एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी में पढ़ा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके स्टडी को फिजिकल साइंस बोलते हैं। फिजिकल साइंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वाटर, देखिए वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे बना हुआ है। H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? ये भी नॉन लिविंग, और फिजिक्स भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में क्या पढ़ाया जाता है? मैटर के स्ट्रक्चर, देयर कंपोजिशन एंड हाउ दे रिएक्ट विथ अदर मैटर, मतलब केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में पढ़ा जाता है। अब केमिस्ट्री को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैटर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कैसे
एक एटम से बॉन्ड बनाकर वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक में हम लोग सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में, उनमें कार्बन रहना कंपलसरी है। और इनऑर्गेनिक में उन मॉलिक्यूल्स के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं जिनमें कार्बन नहीं हो, उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है वो कौन से लॉ उसको गवर्न करते हैं, वो लॉज कौन कौन से हैं, उन लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उन लॉ से नेचर में होने वाले वेरियस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स क्या हो गया? हमारे नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कौन से लॉ पे बेस्ड हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनमें ग्रेविटेशन का लॉ इन्वॉल्व है। रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें लाइट का लॉ इन्वॉल्व है। लाइट से रिलेटेड हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे जो नेचर में हो रहे घटनाओं का देंगे। कल को कोई नया फेनोमेना नेचर में देखने को मिले जो अभी तक नहीं मैम होने हम जो अभी तक हमने नहीं देखा था, तो उस फेनोमेना को भी हम इन्हीं लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो कोई नया लॉ भी बनाना पड़ सकता है कि नहीं? तो फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज: क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। तो हमारे कोर्स में ये क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्रोस्कोपिक, लार्ज या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक में ओनली ऑर्गेनिक में हम लोग सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में, उनमें कार्बन रहना कंपलसरी है। और इनऑर्गेनिक में उन मॉलिक्यूल्स के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं जिनमें कार्बन नहीं हो, उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होता है पार्टिकल्स का, वो पढ़ा जाएगा क्वांटम में। और रिलेटिविस्टिक में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगभग लाइट के स्पीड से मूव अगर करने लगे तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, उसके स्टडी को रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो हमारे कोर्स का कौन सा फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लासिकल। तो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में 11th 12th में कौन सा है? क्लासिकल फिजिक्स है। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ these टर्म्स। So students, in mechanics, we study about rest and motion of object with cause and without cause. Means when we study about rest and motion state of any object without cause, then we say it as kinematics. So mechanics has also two branches, kinematics and dynamics. In kinematics, we study about rest and motion state of object without cause of motion. मतलब वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है उसका कॉज नहीं पढ़ते हैं, बस वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतनी है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। और जब कॉज पढ़ेंगे तो उसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स कौन लगा रहा है, और फोर्स से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट का, और वो कॉज भी पढ़ते हैं कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या क्यों कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है। ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। विजिबल लाइट से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, जिसका कि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ। डायनेमिक्स में हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस सीखेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। और इस पे बेस्ड बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, जैसे रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट और करंट, चार्ज, इन सारे चीजों के बारे में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
जिसका कि आपका मोबाइल का माइक्रोचिप भी बना हुआ है सेमीकंडक्टर का, उन सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया। तो अब आइए, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नेचुरल फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, and in we study about natural laws and we try to explain various phenomena which is happening around us, and we try to explain that phenomena based on that physical laws. तो स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक से लेकर मतलब एकदम छोटे लेवल से लेकर और बड़े ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट तक के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन सारी चीजें आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, जैसे न्यूक्लियस का एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है, और उसके भी अंदर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज ये सब है। तो इन सारे चीजों को माइक्रोस्कोपिक में पढ़ा जाएगा। और फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक पे चीजों को भी डील करता है फिजिक्स, यानी उन्हें भी एक्सप्लेन कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक से लेकर मतलब एकदम छोटे लेवल से लेकर और बड़े ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट तक के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में कौन सारी चीजें आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, जैसे न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्कोप क्या है? माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये रेंज पूछते हैं कि मास का रेंज मतलब कितने मास तक हम लोगों ने अब तक हमारे पास डेटा, मिनिमम मास और कितने मैक्सिमम मास के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अभी तक के ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से, या अभी तक जो लॉज बने हैं फिजिक्स में उनसे कितने छोटे से छोटे लेवल तक चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और कितने बड़े स्केल पे हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मास का रेंज है 10⁻⁻31 kg से लेकर 10⁻55 kg तक। मतलब इतने छोटे से मास के से रिलेटेड फेनोमेना भी हम लोग एक्सप्लेन कर लिए हैं, और इतने बड़े लार्ज मास के बारे में भी हम लोग फिजिक्स में लॉज बना चुके हैं। टाइम का रेंज क्या है? 10⁻⁻22 से 10⁻18 मतलब यानी कि हमें अब तक जितने भी टाइम से रिलेटेड फेनोमेना है वो सारे फेनोमेना का नॉलेज कितने कम से कम 10⁻22 तक के बारे में रहता है हम लोग को पता, और मैक्सिमम 10⁻18 के बारे में इंफॉर्मेशन है। वैसे ही लेंथ का रेंज है 10⁻14 मीटर से लेकर और 10⁻26 मीटर तक के रेंज के इतने डिस्टेंस तक के चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में लॉज बन चुके हैं। तो फिजिक्स का स्कोप में अगर हम लोग देखें फिजिक्स का स्कोप, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक बात करें तो मास लेंथ और टाइम इनका मास लेंथ और टाइम इनके बारे में फिजिक्स में आपको इतने छोटे से मास, इतने छोटे से टाइम और इतने छोटे से लेंथ के बारे में ये माइक्रोस्कोपिक लेवल एक्सप्लेन कर लेता है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का जो ब्रांच है उनमें लॉज हैं जो इन सारे चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं इतने स्मॉल स्केल पे। वैसे ही मैक्रोस्कोप में हम लोग इतने बड़े स्केल पे ऑब्जेक्ट के मास, टाइम और लेंथ से रिलेटेड फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स का स्कोप देखा आपने, कितने छोटे स्केल से लेकर और कितने बड़े स्केल तक फिजिक्स में चीजों को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है। स्टूडेंट, अब हम थर्ड सॉफ्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल फोर्सेज, इस नेचर में फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम बहुत सारे फोर्सेज की बात करते हैं, जैसे आप फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सारे फोर्सेज को आप जानते होंगे। क्या वे फंडामेंटल फोर्सेज हैं? नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार ही फंडामेंटल फोर्स है नेचर के। बाकी के जितने भी आप फोर्सेज के नाम जानते हैं वो इन्हीं फोर फोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे आपने बोला फ्रिक्शन फोर्स, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है फ्रिक्शन फोर्स। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको समझाऊंगा ये। वैसे ही टेंशन फोर्स, जो रोप में एक रस्सी को आप खींचते हैं तो वो टाइट होता है, तो वो रस्सी में जो फोर्स लगता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है।
वैसे ही जैसे सन और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। में मतलब इस नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो टोटल फंडामेंटल फोर्सेस कितने हुए? 4 ही फंडामेंटल फोर्स हुए। आज से आप लोग जो भी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कभी फिजिक्स में या कहीं भी सुनेंगे फोर्स के बारे में नाम, तो आप मन में सोचिएगा कि इन चारों फोर्स में से कौन से कैटेगरी में वो आएगा। जैसे मैंने आपको बोला टेंशन फोर्स, तो एक रस्सी को जो आप जब आप ऐसे टाइट करते हैं, खींचते हैं दोनों तरफ से, तो वो रस्सी में जो टेंशन फोर्स आता है वो इनमें से कौन से कैटेगरी में जाएगा? इसमें जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। अच्छा बताइए मुझे, इस मार्कर को मैं अगर ड्रॉप कर दूं तो ये नीचे गिरेगा, तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जितने भी फोर्सेज हैं ना नेचर में वो इन्हीं 4 टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं। अब आइए वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर masses, एंड दैट फोर्स which is caused by masses is named as gravitational force। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, मास रहना जरूरी है, मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो नहीं लगा पाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास भी मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। कोई मास दूसरे मास को रिपेल नहीं कर सकता है। और क्या इसका नेचर है कि ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आपको दो मैग्नेट मैं दूं तो वो एयर में रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और इसके बीच में अगर आप अपने नोटबुक को रख देंगे तो ये मैग्नेट में कम अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ये फोर्स। फिर और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये और क्या है इस फोर्स, और क्या है इस फोर्स का नेचर? तो ये इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, ये छोटे से स्केल से लेकर बड़े डिस्टेंस तक भी लगता है। ये स्टार और आपके बीच भी लग रहा है, अर्थ के बीच भी लग रहा है, सन और अर्थ के बीच, मून अर्थ के बीच लग रहा है। तो इसका रेंज क्या है? इनफाइनाइट है इसका रेंज। समझ गए ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है देखिए। ये वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारे कोर्स में। और इसके बारे में और इसके बारे में बताया जाता है, इन दोनों के बारे में नहीं बताया जाता है। क्या बस मुश्किल से एक लाइन बता दिया जाता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डीके में होता है ये। लेकिन ये क्या होता है, कौन लगाता है ये फोर्स, मास के कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है, क्या होता है, ये सब नहीं बताया जाता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसके बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो आइए हम लोग इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहले ये तो मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट तो हमने कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं हम क्या है। अब मैंने इस ऑर्डर में ही क्यों लिखा है, ग्रेविटेशनल के बाद वीक न्यूक्लियर क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, उसके बाद ये होता है, और इससे स्ट्रॉन्गर ये होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये फोर्स होता है। इसलिए मैंने स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ये भी फोर्स पहले हम फर्स्ट और थर्ड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं पहले? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बारे में आप पहले से, तो लाइक चार्जेज में रिपल्सन होता है, जैसे प्लस प्लस इनको लाइक चार्जेज बोलेंगे। तो लाइक चार्जेज में प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये लाइक चार्जेज में रिपल्सन का एग्जांपल कैसे समझेंगे? जैसे ऑटो मान लीजिए है, उसमें 3 लोगों के बैठने के लिए पीछे जगह रहता है ऑटो में, तो 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लड़के बैठे हुए हैं अगर, और उधर से कोई लड़का ही आता है फोर्थ, तो वो लड़के क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑटो में जगह नहीं है, 3 ही का जगह है, एक और के लिए जगह नहीं है इसमें, और उसको रिपेल करते हैं, मतलब नहीं बैठने देते हैं पीछे। लेकिन अगर एक कुछ ही समय के बाद अगर एक सुंदर कन्या वहां पे आ जाती है और वो ऑटो का इंतजार कर रही होती है, तो ये तीनों एकदम साइड हो जाएंगे और बोलेंगे एकदम जगह है यहाँ पे। यानी कि अपोजिट नेचर में
अपोजिट नेचर में, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। और लाइक चार्जेस जैसे प्लस है तो प्लस वाले को ही रिपेल करता है। तो वैसे ही मैग्नेट के साथ भी है। नॉर्थ पोल को पसंद नहीं करता है, वो उसके पास नहीं आना चाहता है। और नॉर्थ नॉर्थ इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है, और नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ये क्या था, ये ग्रेविटेशनल क्या था, ओनली अट्रैक्टिव था। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेश इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और इसका भी रेंज इनफाइनाइट है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी लगता है। तो आप बोलेंगे सर मैं तो मैग्नेट को यहाँ रखता हूँ तो लगता है, यहाँ रखने से नहीं लगता है। तो वो मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम है उतना, ये इतने ही दूर तक फोर्स, इफेक्टिव फोर्स लगा लेता है, यहाँ भी लगाता है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है कि दूसरे को पुल कर सके, दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सके, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। अगर आप लार्ज मैग्नेट लाएंगे तो वो ज्यादा दूर तक भी लगने लगेगा। तो इसका रेंज क्या है, इनफाइनाइट है इसका रेंज। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग फोर्थ कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर ये एटम, आप पता होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के सराउंडिंग में, और बीच में ये प्लस, बीच में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हर एक एटम में होते हैं। एटम क्या है, ये पूरा यूनिवर्स में जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, मैटर, जिसे जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ जिसका कुछ मास है, वो सारे ही मैटर इस एटम से ही मिलकर बने हुए हैं। तो एटम के अंदर होता क्या है, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसके अंदर। ये मार्कर भी, इसके आप टुकड़े करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा, एक टुकड़ा अगर ऐसे से करते जाइए, करते सबसे छोटा मिलेगा, सबसे लास्ट में उसका नाम एटम होगा। एटम से पहले क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा उससे पहले, और मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होगा, एटम होगा। अब वो एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर एटम के अंदर एक जगह न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं बैठे हुए, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी चारों तरफ। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे रह पाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सन होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस प्रोटॉन को तो इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटॉन इसको, तो इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को धक्का दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला रहा है। तो कुल मिला के इस प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाना चाहिए, और न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए मिलकर, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। लेकिन ये प्रोटॉन कैसे रह लेता है न्यूक्लियस के अंदर, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा भी कोई और फोर्स है जो कि इस प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके बांध कर न्यूक्लियस के अंदर रखा है। उसी फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग क्यों नाम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को बुला रहा है कि मेरे पास आ जा। लेकिन ये प्रोटॉन प्रोटॉन में एक ऐसा अट्रैक्शन है जो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। 10⁻⁻15 मीटर ये न्यूक्लियस का साइज है, इतने छोटे से रेंज में रहता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है ना, तब उनके बीच लगेगा। अगर एक प्रोटॉन यहाँ है और दूसरा प्रोटॉन 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर नहीं लगेगा। न्यूक्लियर लगाने के लिए इनको 10⁻⁻15 क्लोज लाना पड़ेगा, इतना क्लोज लाना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा ही नहीं। कोई न्यूक्लियर स्टेबल नहीं हो, कोई न्यूक्लियस एटम, कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तो एटम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एटम नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो कुछ भी मैटर बनेगा ही नहीं, पानी भी नहीं रहेगा। पानी में भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर और H2O के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल आएगा कहाँ से, पहले एटम का रहना जरूरी है, एटम रहेगा तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा।
और एटम के स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियर फोर्स चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। अब आप पूछेंगे सर ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव भी होता है? तो ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। एक सर्टेन रेंज तक वो अट्रैक्टिव रहता है और उससे एक सर्टेन रेंज से ज्यादा क्लोज कर देंगे तो वो रिपल्सिव नेचर का भी हो जाता है। तो इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अब आइए वीक न्यूक्लियर की बात करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होता है? तो रेडियो एक्टिव डीके में जो कभी कभी बड़े न्यूक्लियस जो होते हैं सबसे स्टेबल होता है आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब आयरन से जो बड़े न्यूक्लियस है ना वो स्प्लिट होकर और आयरन आयरन का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर उतना अपना मास नंबर बनाना चाहते हैं। और जो आयरन से छोटे वाले हैं वो ऐड होकर दो आपस में आयरन की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस चक्कर में कुछ बड़े न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल इमिट करते हैं जिन पार्टिकल्स को अल्फा बीटा गामा अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल बोलते हैं और गामा रेडिएशन रेडिएट करते हैं। तो वो रेडिएट करने के लिए उनको अपने अंदर के प्रोटॉन को कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोटॉन में। मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनके अंदर बैठे हुए प्रोटॉन अपने आप टूटकर और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं या न्यूट्रॉन कभी कभी टूटकर और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोटॉन टूटता कैसे होगा? तो उस प्रोटॉन को जाकर कोई हैमर से मारता तो नहीं है उसके अंदर। तो वो प्रोटॉन टूटता ही है इसी फोर्स के कारण वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण। ओके। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स हुआ कि रिपल्सिव फोर्स हुआ? बताइए। तो ये ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना ही रिपल्सिव। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये डिस्ट्रक्शन करता है तोड़ता है। एक प्रोटॉन को अंदर से ये फोर्स लगकर तोड़ देता है प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अंदर से तोड़ देता है। ये तो ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसका रेंज तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी कम है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 10⁻15 है इसका 10⁻16 है उससे भी कम है। प्रोटॉन से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी कम रेंज का ये फोर्स है। तो आप जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है कि दोनों है? ओनली अट्रैक्टिव। वेरी गुड। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है कि क्या है कि दोनों हो सकता है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स न तो अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सर ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा साउथ नॉर्थ पोल में अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर एक सर्टेन रेंज तक अट्रैक्टिव होता है। अब उस रेंज से और क्लोज कर देंगे तो रिपल्सिव भी हो सकता है। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है। ये 1 और 2 ये इसका नेचुरल स्प्रिंग के जैसा स्प्रिंग मॉडल से समझते हैं। ये नेचुरल पोजीशन है इसका। अगर इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस आप करना चाहेंगे तो ये अपने नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए अट्रैक्टिव जैसा हो जाएगा। और किसी सर्टेन रेंज से मतलब नेचुरल रेंज से और क्लोज लाना चाहेंगे तो अपने नेचुरल ये तो मोस्ट स्टेबल स्टेट है 1 और 2 इसीलिए तो वो फॉर्म हुआ है न्यूक्लियस। अब इससे कम रेंज करेंगे तो ये रिपेल करके अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा। अगर ज्यादा बढ़ाएंगे इस लेंथ तो अट्रैक्ट होकर नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा। तो ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगा। अगर इसके डिस्टेंस को इतना से ज्यादा करेंगे तो अट्रैक्टिव और क्लोज लाएंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। मतलब ये हमेशा कोशिश करेगा कि अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो ये सारे फोर्सेज में इनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में ही अरेंज है। तो सब इसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ पार्ट पे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज का नेचर कैसा होता है? तो ये टाइम के साथ नहीं बदलता है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ आज आपने पढ़ा तो 100 ईयर के बाद भी ग्रेविटेशन का लॉ रहेगा। सन और अर्थ के बीच अट्रैक्शन रहेगा। मून 100 ईयर के बाद भी अर्थ का रिवॉल्यूशन करते रहेगा। उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल।
ये समय के साथ नहीं बदलता है, डू नॉट चेंज विथ टाइम। और क्या नेचर होता है फिजिकल लॉ का? सेम एवरीवेयर, मतलब ये सिर्फ अर्थ पे ही हम लोग को, अर्थ हम लोग को अट्रैक्ट, सेम एवरीवेयर मतलब ये सिर्फ अर्थ पे ही हम लोग को, अर्थ हम लोग को अट्रैक्ट किए हुए है, तो अर्थ भी अट्रैक्टेड है, अर्थ को भी सन अट्रैक्ट किए हुए है, मून मून को अर्थ अट्रैक्ट किए हुए है। तो ये नेचर में सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशन का लॉ होगा। मतलब आप अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो भी ये नीचे आएगा, और मून पर जाकर भी ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाएगा मून के ऊपर। लेकिन मून पे थोड़ा स्लो रेट से जाएगा, क्योंकि उसका मास कम है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम है। लेकिन हाँ, जिसके पास भी मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो नेचर कैसा है फिजिकल लॉ का? फिजिकल लॉ यानी हमारे भौतिक दुनिया में जो नियम है, जिनसे हमारे भौतिक दुनिया की फेनोमेना होते, जिससे हम अपने भौतिक दुनिया में होने वाले फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, वो लॉ सभी जगह हैं यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ऐसा नहीं। सिमेट्री ऑफ लॉ, नेचर के लॉ में सिमेट्री देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा कि एक आयरन नेल के ऊपर अगर आप वायर ऐसे से वाइंडिंग कर देते हैं वायर का और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, आप जानते होंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आपने मैग्नेट बना दिया, राइट? इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज से मैग्नेट बना दिया। तो बाद में मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हमने सीख लिया जनरेटर में। जनरेटर में दो मैग्नेट रहता है और बीच में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जनरेटर, दो मैग्नेट रहता है और बीच में एक कॉइल को घुमाते हैं, बीच में एक कॉइल को घुमाते हैं। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना लेते हैं, मैग्नेट, वैसे मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो नेचर में क्या देखा गया है? नेचर के लॉ में सिमेट्री देखा गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टोटल 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। कितने क्वेश्चन है? 16। आपको वो सारे 16 क्वेश्चन एक बार देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊंगा। अगर आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको इसका नोट्स सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपका अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भी पोस्ट कर दीजिए। मैं आपके डाउट मैं आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके डाउट का वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाकर और आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और आने वाले वीडियो में मैं चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर यूनिट और डायमेंशन भी स्टार्ट करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।